नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस पे एंड मैं आपका होस्ट सौरभ देवांगन आपका तहे दिल से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो जैसे आपको पता है कि हम यहाँ पर MCQs का सीरीज़ चला रहे थे, जिसमें से हम अभी 5th सीरीज़ पे हैं। हम आधुनिक भारत के 5th वीडियो पर हैं। इससे पहले मध्यकालीन इतिहास के ऊपर वीडियोस डल चुके हैं, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। और पॉलिटी के ऊपर जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो आप देख सकते हैं। एंड एक अच्छी बात अभी हमारे यूट्यूब चैनल के लिए है कि योगेंद्र सर खुद छत्तीसगढ़ के ऊपर है ना MCQ सॉल्व कर रहे हैं। ये पूरा यूट्यूब चैनल पे आप डल रहा है, आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। एंड उसके साथ सर यहाँ पर रीजनिंग के भी क्लासेस ले रहे हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आप आने वाले टाइम में SI का एग्ज़ाम देने वाले हैं या आने वाले टाइम में आप सीजी व्यापम के कोई भी जॉब को प्रिपरेशन कर रहे हैं, CGPSC प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप जाकर उस वीडियोज़ को भी, उन सारे वीडियोज़ को भी देखिएगा ज़रूर, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के ऊपर। क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर और गवर्नर जनरल और वायसराय। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास ये है कि रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था कौन कौन सा था? दिल्ली था या मकराना था, ठीक है, काबुल था या श्रीनगर था? आगे देखते हैं। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल में मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। संधि का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का सपना टूट गया। परंतु दूसरी ओर जैसा कनिंघम ने कहा है कि रणजीत सिंह को पश्चिम देशों में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई। चलिए, ये तो समझ में आ गया। तो इसमें ये है, इसका आंसर है, आगे पढ़ लेते हैं। इसका आंसर यहाँ मिल जाएगा हमें, ठीक है। प्रसार करने की छूट मिल गई। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में श्रीनगर रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है D, श्रीनगर। आगे देखते हैं। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकरचकिया, अहलूवालिया, ठीक है, संधावालिया या रामगढ़िया? आगे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डिटेल्स। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया, ठीक है, सुकरचकिया मिसल में, ठीक है, मिशल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। तो इसको याद करने का ट्रिक मैं आपको बताऊं, ऐसा जस्ट मैं बता रहा हूँ, ट्रिक है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो रणजीत सिंह का जन्म हुआ तो उन्होंने बोला यार सुकर है मेरा, इस क्या बोलना चाहिए, मिसल में जन्म हुआ, ठीक है, सुकर है, सुकर ऐसा करके याद कर लेना ताकि याद हो जाए सारा चीज़। रणजीत सिंह, ठीक है, ऐसा करके याद कर लेना है, ठीक है। या ऐसा आप याद कर सकते हो, रण में मैं लड़ने गया, ठीक है, सुकर है मैं रण में लड़ने गया, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। इट्स अप टू यू, आप देख लीजिए कौन सा तरीका आपके लिए सही होगा। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, क्या थी? अमृतसर थी, पटियाला थी, लाहौर थी या कपूरथला, ठीक है। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया, ठीक है। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी पे गिर गई। उनकी जो तोप थी अब गिर गई, ठीक है। तो रणजीत सिंह उस समय क्या किया था उन्होंने कि उन्हें निकाल कर दे दिया था। यही होगा आगे एक्सप्लेनेशन। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा से के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया था तथा उसे अपनी राजधानी बना लिया था। तो किसने? रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर। सी आंसर एकदम सही है।
आगे देखते हैं, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी। अब देखिए यहाँ पर आंसर तो वैसे लाहौर होना चाहिए कि जहाँ पर उनकी राजधानी होगी वहीं पर होगा, लेकिन तब भी हम एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं, अमृतसर, लाहौर, फिरोजपुर या मुल्तान। आगे देखते हैं, रणजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत ए आला था। यह अदालत लाहौर में स्थित था, मैंने बोला ना लाहौर में स्थित था। रणजीत सिंह स्वयं इसके प्रधान न्यायाधीश थे। ठीक है, तो यहाँ आंसर होगा लाहौर। देखते हैं, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था। खड़क सिंह, शेर सिंह, नवल निहाल सिंह या दलीप सिंह। आगे देखते हैं, महाराजा दलीप सिंह। ठीक है, दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 ईस्वी से 1849 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, दलीप सिंह, डी आंसर इसका सही है। आगे देखते हैं, सिख सेना कहलाती थी क्या। अकाली, सिंह दल, ठीक है, खालसा या गुरुद्वारा। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सिख खालसा सेना, सिख खालसा फौज खालसा की सेना थी जिसका गठन 1558 में हरगोविंद सिंह ने किया था। इसे खालसा या केवल सिख सेना भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा खालसा। ठीक है, सी इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं, ठीक है, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्योष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। वह कभी भी रूस नहीं गए थे। चलिए डिटेल्स देखते हैं। ठीक है, डिटेल्स ओके, इसके सारा चीज़ यहाँ पर डिटेल में समझ में आ जाएगा। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन 22 या कुछ स्रोतों के अनुसार 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस फ्रांस में हो गया था। शेष सभी कथन असत्य हैं। ठीक है, दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इनकी अंत्योष्टि इंग्लैंड में हुई। तो इसका आंसर होगा, तो यहाँ पर हम लोग को सत्य वचन के बारे में पूछा जा रहा है, सत्य कथन के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ आंसर है 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। ठीक है, इसका आंसर शायद हमने देखा था, ये भी देख लिया। सिख साम्राज्य का दलीप सिंह होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, पंजाब के सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह थे। 1849 ईस्वी में उन्हें द्वितीय आंग्ल युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया। कौन से युद्ध, अगर पूछा जाएगा कि दलीप सिंह को किस युद्ध के द्वारा पंजाब में विलय किया गया, तो वो था द्वितीय आंग्ल युद्ध। यहाँ पर एक अगर क्वेश्चन बनता है तो उसका आंसर यहाँ पर अपने को मिल जाता है। ठीक है, तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज देगा, टाटा कर दिया उनको ब्रिटेन में। तो यहाँ आंसर है दलीप सिंह, 7 इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन तीन का परिषद का सदस्य नहीं था। HM एलियट, ठीक है, सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। ठीक है, आगे देखते हैं, पंजाब के ब्रिटिश शासन में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनवली मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया। HM एलियट तथा रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इस परिषद के संबंधित नहीं थे। तो इसका आंसर होगा A एंड D, दोनों इसका आंसर है। A एंड D, एलियट और मॉन्टगोमरी। अब देखिए, आने वाले टाइम में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें एलियट अगर दिया होगा ऑप्शन में तो आप एलियट डाल दीजिएगा। ठीक है, और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी आ गया तो उनको डाल दीजिएगा। ठीक है, तो A एंड D दोनों आंसर है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं। ये 6 कहाँ से आ गया। ठीक है, देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा शेर सिंह, महाराजा दलीप सिंह, उपयुक्त में कोई नहीं। देखिए, अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, मैं पहले भी एडवाइस कर चुका हूं, मेरी वीडियोस को 1.5x या 1.7x, ठीक है, 1.7x, ये पी हो गया, 1.7x या 2x में देखने की कोशिश करिए। ठीक है,
फटाफट सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ही हम अभी रिवीजन फेज में हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से फटाफट कंप्लीट होगा ना तो बड़ा मज़ा आएगा, जल्दी जल्दी सारा चीज़ हो जाएगा, भले ही 30 35 40 मिनट का जो भी वीडियो बने, ठीक है। तो उस स्पीड से रहेगा, ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे लिए तो एडवाइजेबल 1.75x रहेगा, आप बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जी हमारा क्वेश्चन था, इनका जो कथन था इसके बारे में हम देख रहे थे, अब हम इसका आंसर ढूंढते हैं। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुरचकिया मिशल में मुखिया महासी के घर में हुआ था। वह 12 वर्ष में के ही थे कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 1792 से लेकर 1797 ईस्वी तक एक प्रतिशासन परिषद, ठीक है, जिसमें इनकी माता, सास और दीवान लखपत राय थे ने शासन कार्य चलाया। 1797 ईस्वी में उन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया। रणजीत सिंह ने लाहौर पर 1799 ईस्वी में, अमृतसर पर 1805 ईस्वी में तथा फरीदकोट, मालेर, कोटला और अंबाला पर 1808 ईस्वी में विजय प्राप्त की। रणजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। किसकी? रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह। ये हमारा आंसर है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की थी? नंजराज, ठीक है, हैदर अली, देवराज, चिक्का, कृष्णराज, ठीक है। आगे देखते हैं। 1742 ईस्वी में 1742 ईस्वी में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। 1755 ईस्वी में मैसूर के महाराज ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले पर एक सैन्य चौकी में बदल दिया, ठीक है। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासन बन गया और 1777 ईस्वी में उन्होंने पुरशीन, ठीक है, मीर साहब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया। तो इसका आंसर होगा हैदर अली, ठीक है, 20 का आंसर होगा। आगे देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से लेकर 69 में जो हुआ था उसमें विजयी कौन हुए थे? इसका देखते हैं। अंग्रेज, हैदर अली, मराठा, हैदराबाद का निज़ाम। आगे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। प्रथम आंग्ल युद्ध 1767 से लेकर 69 तक हुआ था, ठीक है, और हुआ जिसमें अंग्रेज और हैदर अली के मध्य हुआ था, ठीक है। निजाम मराठे एवं अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित थे। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिगुट का भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 ईस्वी में मंगलौर पर अधिकार कर लिया। मार्च 1769 ईस्वी में उसकी सेना मद्रास तक जा पहुंची। अंग्रेज ने व्यवस्था में हैदर अली को की शर्तें पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि की। तो इसका आंसर होगा हैदर अली, ठीक है, क्योंकि वही विजय हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की थी? किसने की थी? अभी तो हम पता चल गया था, मैं हैदर अली ने किया था, ठीक है। आगे डिटेल्स हमने देख ही लिया है, ठीक है, ये सारा चीज़ हमने देख लिया था। तो हैदर अली था इसका आंसर। क्वेश्चन रिपीटेड है, लेकिन जब भी क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं इसका मतलब यह है कि हमारा रिविजन हो रहा है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया, कौन थे? कैप्टन पोपम, सर आयरकुट, सर हेक्टर मुनरो, ठीक है, उत्तर लिखा गया, ठीक है, सर हेक्टर मुनरो, जनरल गुडार्ड, ठीक है। आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना जनरल आयरकुट, किससे? आयरकुट, ठीक है, आयरकुट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवो की युद्ध 1 जुलाई 1781 में हैदर अली को परास्त किया। किससे हुआ था? आयरकुट। तो सर आयरकुट, अपने आप को सर बोलते थे, ओके।
श्रीरंगपट्टम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसी ब्रिटेन को सौंप दिया गया था? मैसूर, हम्पी, कानूर, मालाबार। चलिए देखते हैं इसका डिटेल क्या है। 1792 में हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच श्रीरंगपट्टम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए और तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध का अंत हुआ। मैसूर सुल्तान के मालाबार, डिंडीगुल और कुर्ग सहित लगभग आधे क्षेत्र को जब्त कर लिया गया था, जिसमें से अधिकांश भाग अंग्रेजों को सौंपा गया। तो इसका आंसर होगा मालाबार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टम, ठीक है, रंगपट्टनम, मैसूर या बंगलोर में या कोयम्बट्टम में, कोयम्बटूर। ओके, आगे देखते हैं। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। अच्छा, कौन सा? श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? कौन होगा? अभी आप सोचिए, क्या लगता है कौन है? चलिए देख लेते हैं। हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम या टीपू सुल्तान? आगे देखते हैं। टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे। तो कौन थे? टीपू सुल्तान। आगे देखते हैं। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। 1780 ईस्वी में हराया था। हैदराबाद में, पोल्लीलूर में, सेरिंगपट्टनम में या निज़ामाबाद में। ठीक है, आगे देखते हैं। हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठा तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके आरकाट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीलूर नामक स्थान पर हरा दिया। कहाँ पर? पोल्लीलूर। ये हमारा बी आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। ठीक है, हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान, नंदराज। ठीक है, देखते हैं। तृतीय आंग्ल युद्ध 1792 ईस्वी का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजी की ओर से कॉर्नवालिस और मैसूर के टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग, ये डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हर जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना पड़ा। उस समय के हिसाब से 1792 के हिसाब से आप सोचो 3 करोड़ रुपए क्या होता है। बाप रे, कितना होता होगा। 3 करोड़ रुपए टीपू को अंग्रेजों को देना पड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा टीपू सुल्तान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके आगे वो भी था, ये भी देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं, डिटेल्स और है। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। ठीक है, ये उनकी नीति थी। ठीक है, आगे देखते हैं। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? 1857, 1799, 1793 या 1769? देखते हैं। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, 1799, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1799, ठीक है, 1799 ईस्वी के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। 1799, ठीक है, कहाँ पर है हमारा जी बी 1799। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। ठीक है, आज चौथा लग रहा है। ये इतने सारे डिटेल्स हैं, सारे चीज़ को पढ़ लेते हैं। प्रथम आंग्ल युद्ध मैसूर, ये सारा डिटेल पढ़ेंगे हम, ठीक है, ताकि हमको समझ में आ जाए। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 69 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेल्ट था।
वेरेल्स था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा हुआ, समाप्त हुआ। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 84 तक हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। वह युद्ध 1784 ईस्वी को मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। आगे देखते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 92 ईस्वी तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1785 ईस्वी में उसने एक दूत कुस्तुनिया भेजा। 1787 ईस्वी में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस में भेजा। यह युद्ध 1792 ईस्वी की श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ। चलो ये भी समझ में आ गया। चतुर्थ है आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलस्ली थे। 4 मई 1799 ईस्वी को अंग्रेज सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ। टीपू के कुल सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर लिया गया। तो कब की बात है ये? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर है डी। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किए गए और युद्ध के बाद दिवंगत हुए। ठीक है, आगे देखते हैं। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। माउंट आबू में, नैनीताल में, सरधना में, कानपुर में। देखते हैं। बेगम समरू 1750 से लेकर 1836 ईस्वी ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में करवाया था। मेरठ के निकट सरधना में करवाया था। सी इसका आंसर होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर फिर एक लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका भी डिटेल बड़े हैं, नहीं डिटेल बड़े नहीं है, ये सारे डिटेल है, इसमें हमको आंसर मिल जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि प्रारंभ की। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। ये तो चलो अभी हम देख के हैं, तो सही है। ठीक है, आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर के टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं। रणजीत सिंह ने तोप खाने पर अधिक बल दिया। ठीक है, लाहौर तथा अमृतसर में तोपे, गोले और बारूद बनाने के कारखाने लगाए गए। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया। सवाई जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस आदि नगरों में 5 वेधशालाएं भी बनवाई। ठीक है, टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। ठीक है, तो हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा आंसर सही है। ठीक है, जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दान खान को नहीं बल्कि मुर्शिद कुली खान को जाता है। तो ये फर्स्ट वाला था जिसका आंसर ये गलत है। ये आंसर, अरे कहाँ चले गया ये आंसर गलत है। तो मतलब सही यही है, क्योंकि हमको सही नहीं है वाला ढूंढना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, केवल एक, केवल दो, वन और टू दोनों, ना तो एक होगा यहाँ पर, ना तो एक ना तो दो। ठीक है, टाइप करने में कई बार मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं। वॉरेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, जो इस पद पर 1758 से लेकर 60 तक, ठीक है, 60 ईस्वी तक एवं 1765 से लेकर 67 की ईस्वी तक अवधि तक रहा। तो इसका आंसर है केवल 2। ठीक है, विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी। आगे देखते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1774 ईस्वी में कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। हमारा आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिंग। उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर ढूंढते हैं।
ठीक है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक थे। आंसर देखो यहाँ पर है बेंटिक। नहीं नहीं नहीं, तो हमारा आंसर ये होगा। चलिए तब भी हम डिटेल्स देखते हैं। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी एलिजाबेथ से एक रॉयल चार्टर प्राप्त हुआ, जिसके बाद भारतवर्ष में एक व्यापारिक इकाई के रूप में ब्रिटिश शासन शुरू हो गया। इसके बाद इसके करीब 300 वर्ष पश्चात देखते देखते वह एक व्यापारिक शक्ति से सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति तब्दील हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारे बेंटिक नहीं है, तो आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सी स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड मेयो? चलिए देखते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। किसे? लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, 23 जून 1757 को हुई प्लासी के युद्ध, ठीक है, की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना के नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव था। इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। क्लाइव। तो सुबह सुबह उठते नहीं है अपन, तो क्या होता है, नींद खुलता है तो सबसे पहले क्या बजता है वहाँ पर? सुबह क्लॉक बजता है, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। ठीक है, किसी घर में क्लॉक वाला होगा, वो जो अपना अलार्म होता नहीं है, या किसी घर में हो सकता है कि मोबाइल बजता होगा लेकिन क्लॉक नहीं बजता। तो सबसे पहले ऐसा याद करना है, तो लॉर्ड क्लाइव ही थे जो ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक थे। तो ऐसा करके याद कर लेना, लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? शुजाउद्दौला, असाफउद्दौला, राजा चेत सिंह, राजा महिप नारायण सिंह? चलिए देखते हैं, इसका डिटेल होगा। बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था। इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण ली। अरे ऐसा हो गया था क्या? ठीक है, बनारस विद्रोह कब था? राजा चेत सिंह चिता दिए थे उनको। ठीक है, राजा चेत सिंह। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलोजली या लॉर्ड बेंटिक? चलिए इसका डिटेल्स देखते हैं। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। हेजिटेट हो रहा था, वो होता था हेजिटेट। ठीक है, ऐसा करके याद करना है। ठीक है, कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए आगे का देखते हैं क्वेश्चन। लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल भारत की प्रसंगबद्ध सिविल सेवा, ठीक है, ये इतना सारा सब मिक्स हो गया यार, एक मिनट। हाँ, सिविल सेवा डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, सिविल, ठीक है, कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है। वॉरेन हेस्टिंग्स, वेलोजली, कॉर्नवालिस या विलियम बेंटिक? आगे देखते हैं इसका डिटेल। भारत की सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस द्वारा किया था। किसने किया था? कॉर्नवालिस। कौन पॉपकॉर्न वाला कौन, याद कर लेना। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा राज्य बोर्डों को भंग कर इसके संबंध के लिए नए नियम बनाए तथा कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी एक नए नियम बनाए। ठीक है, नए नियम बनाए उसने। कॉर्नवालिस कोड, ठीक है, के माध्यम से दीवानी और न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, जिसने आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का रूप प्रकट किया। तो किसने किया था? कॉर्नवालिस। यहाँ पर है हमारा सी हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन, ठीक है, प्रवर्तन किसने किया? बेंटिक के शासनकाल में, कॉर्नवालिस के शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल में या डलहौजी के शासनकाल में? तो कौन था? कॉर्नवालिस हमको याद है, फिर भी हम डिटेल देखेंगे। भारत के सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। ये मियाँ गालिब कहाँ है? कॉर्नवालिस, ये कॉर्नवालिस के शासनकाल में। 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध
में किस प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? ठीक है, कोतवाल, एक मिनट, कोतवाल, दरोगा, अमला, जमींदार। आगे देखते हैं इसका डिटेल। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदार को उनके पुलिस कर्तव्यों से अलग कर प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना स्थापित किया तथा दरोगा नाम पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया। दरोगा की नियुक्ति एवं पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया था। किसान दरोगा को कंपनी बहादुर का शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहते थे। दरोगा जो आज भी फेमस है, आज भी बोला जाता है दरोगा का दरोगा, आप दरोगा हैं ऐसा बोलते नहीं है पुलिस अधिकारी लोग को, तो दरोगा इसका आंसर है, दरोगा। आगे देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, गोरखपुर। आगे देखते हैं इसका डिटेल। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक एवं 30 जुलाई 1805 से लेकर 1805 तक, ठीक है, 1805 से लेकर 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर चला रहा। इसे भारत में इस्तमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता और भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 में को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई। यहीं इनका कब्र स्थित है। ठीक है, इसके बारे में बात करना पड़ रहा है कब्र के बारे में, अब क्या करें। ठीक है, 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश। गाजीपुर कहाँ है? गाजीपुर, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। थैंक यू। तो यहाँ पर सारा चीज़ कंप्लीट होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा। ठीक है, एंड साथ साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे MCQs का सीरीज लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।